मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, बस तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। जी, और इसी बात पर नाहिद का है कि लाख तेज हो तूफान हाथ उठाए रखिए, यानी बैलेंस बनाए रखिए। लाख तेज हो तूफान हाथ उठाए रखिए, लाख गहरा हो दलदल पांव जमाए रखिए। कौन कहता है रुकता नहीं छलनी में पानी, कौन कहता है रुकता नहीं छलनी में पानी। बर्फ जमने तक इंतज़ार लगाए रखिए। इंतज़ार बड़ी चीज़ है, धैर्य बड़ी चीज़ है, उसे साथ रखेंगे तो ज़िंदगी जी जाएंगे अच्छे से। बिल्कुल तरुण, इंतजार बहुत जरूरी है और धैर्य भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ जरूरी है खुश रहना, और उस एक शख्स को खुश रखना बेहद जरूरी है जिससे आप हर रोज आईने में मिलते हैं। बेशक वो आप खुद हैं, तो सबसे पहले खुद खुश रहिए, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तभी आपके आसपास सब लोग खुश रहेंगे। और हर सुबह हमसे यूं ही मिलते रहिए और कहते रहिए सुप्रभात धरती धुरारी। मैं हूँ आपके साथ नाहिद अख्तर और मैं तरुण व्यास। जब खुश रहने वाली बात कही और आईने की बात कही है, तो कई बार क्या होता है, हम सुबह देखते हैं अपना आईने में चेहरा तो वही नज़र आता है, लेकिन कुछ शख्स ऐसे होते हैं जब वो चेहरे में अपने आईने में चेहरा देखते हैं तो अलग अलग शख्स नज़र आते हैं। वो ऐसे रंगमंच के कलाकार होते हैं जो विभिन्न प्रकार की एक जो विधा है उसमें, मतलब आप म्यूज़िक भी आ गया, डांस भी आ गया, सारी चीज़ें कर पाते हैं और बहुत सारे किरदार निभाते हैं। ऐसी ही शख्सियत जो खुश भी रखती है और खुश भी रहती है, आज हमारे साथ में मौजूद हैं अनिल भागवत जी। आप रंगमंच के कलाकार हैं, आप थिएटर के कलाकार होने के साथ साथ टीवी पर भी इन्होंने बहुत रंग जमाया, सिल्वर स्क्रीन पर भी रंग जमाया और हॉलीवुड की फिल्मों में रंग जमाया। स्वागत करते हैं हम आपका। सुप्रभात धरती धुरारी। धरती धुरारी, सुप्रभात। तो दिन की शुरुआत एक रंगमंच के कलाकार के लिए, और साथ ही साथ आप नौकरी भी कर रहे हैं, तो कैसी रहती है शुरुआत? जब मैं सुबह उठता हूँ तो कुछ देर के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं अपने आप बारे में सोचता हूँ जी, कि आज मुझे उठा हूँ, एक बार ऊपर वाले का नाम लिया, मुझे करना क्या है। वो सारी गतिविधियाँ एक बार दिमाग में सोच के फिर कुछ देर के लिए मेडिटेशन करता हूँ। और प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं थिएटर जब कर रहा हूँ तो आवाज़ को साधना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। ये करने के बाद जो मेरी रूटीन एक्सरसाइज हैं वो करता हूँ, और फिर थोड़ा पूजा पाठ करता हूँ, फिर ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। फिर शाम को 6 बजे फ्री होने के बाद में जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ तो सीधा थिएटर की ओर हो जाता है। वाह। वहाँ से सारे दिन की मशक्क़त जो होती है ऑफिस की हुई, सब तनाव दूर हो जाता है। थिएटर में जाते ही मैं भूल जाता हूँ कि मैं किसी का पति हूँ, किसी का बाप हूँ, या फिर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, सब भूल जाता हूँ और वहाँ मैं एक अपनी अलग दुनिया में चला जाता हूँ जी। सारी थकान उतर जाती है। और जब मैं रात को घर पहुँचता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे जूते बांधे हुए 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं, क्या बात? या फिर मैंने आज सुबह से नाश्ता नहीं किया या कुछ खाया नहीं है। मैं सब भूल जाता हूँ, थकान रहती ही नहीं, सब तनाव दूर रहता है। अच्छा, गवर्नमेंट की बात की आपने, गवर्नमेंट जॉब की, तो आप क्या रेलवे के अंदर हैं? क्या कुछ खास जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर? हाँ, मेरा जो काम है, मैं रेलवे में हेडक्वार्टर जो ऑफिस है उसके अंदर कार्यालय अधीक्षक के पद पर हूँ, और मेरा डिपार्टमेंट है संरक्षा यानी सेफ्टी। तो मेरा काम है कि रेलवे में जो होने वाली दुर्घटनाएं हैं उनका विश्लेषण करना जो हमारे एरिया में आती है, और उनको रोकने के उपाय करना। जी, तो जिम्मेदारियां तो बहुत, बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है रक्षा की। लेकिन अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके बचपन की ओर। और एक जो कलाकार होता है ना तरुण, उसका बचपन भी खास होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो कुछ आप अपने भविष्य में करने वाले होते हैं उसकी झलक आपके बचपन में दिख जाती है। और जाहिर सी बात है आपके बचपन में भी कुछ ऐसा रहा होगा, तो कहाँ बीता आपका बचपन? बचपन की यादें कुछ खट्टी मीठी होती हैं, और उनको याद करते तो आज भी तन मन रोमांचित हो जाता है जी। मेरा जन्म यूँ तो गुजरात में हुआ था। मेरे पिताश्री स्वर्गीय श्री हरि सिंह भागवत रेलवे में ही थे जी। और लेकिन मेरा बचपन मेरी नानी के पास, जो राजस्थान में अलवर जिला है उसकी बहरोड तहसील के एक छोटा सा गांव है डवानी जी, वहाँ पर मैं नानी के पास रहा। मेरी शिक्षा दीक्षा प्राइमरी स्तर की भी गांव में हुई। तो गांव के बच्चों के साथ खेलना, बेर तोड़ने के लिए पेड़ों पे चढ़ जाना, या नहाने के लिए तालाब में कूद जाना, तैरना सीखने के लिए भैंस की पूंछ पकड़ के तैरना ये सब गतिविधियां बहुत हमने की जी। उस दौरान मेरे नानी के व्यक्तित्व का प्रभाव भी मुझ पर बहुत पड़ा। वो जितना काम करती थी, जितनी कमर तोड़ मेहनत करती थी, उसके साथ साथ वो उतनी ही धार्मिक भी थी।
उनकी हर मतलब बात और एक किस्से कहानियां, जी। कोई भी बात कहावत और मुहावरों के बिना उनसे पूरी नहीं होती थी। तो उनका प्रभाव मुझ पर बहुत आया। और मेरे गांव में जब मैं प्राइमरी शिक्षा पूरी की 5वीं क्लास तक, फिर इसके लिए 6ठी क्लास में मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं था, तो गांव से करीब 4 किलोमीटर दूसरा गांव था, जी। तो हम वहाँ सुबह पैदल पढ़ने जाते थे। तो 10वीं मैंने दूसरे गांव से की। इसके बाद पिताश्री ने मुझे एक सेकंड हैंड साइकिल ला के दी, जी। जो बहुत दिनों तक गिर पड़ के सीखी। और तीसरे गांव के लिए यात्रा शुरू हुई 11वीं से 12वीं तक। वो 8 किलोमीटर की थी। हाँ, वो 8 किलोमीटर की। मतलब जैसे जैसे आपकी स्कूल्स का जो स्तर बढ़ता गया, आपके किलोमीटर भी बढ़ते गए। पहले पैदल थे, फिर साइकिल मिली। तो सही बात है। ना? जैसे जैसे मैं सक्षम होता गया, मेरी मंजिलें और दूर होती चली गई, यूं भी कह सकते हैं। जी। तो कोई जैसा मुहावरों की बात बताई आपने और कहानियां किससे सुनाया करती थी, तो कहीं नानी की जब हम बात करते हैं, हम तो शुरुआत में पढ़ते हैं कि नानी के घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे, मोटे होकर आएंगे, छुट्टियों में जाते थे। लेकिन आप तो उम्र मतलब बचपन में ही आप नानी जी के पास रहे। तो नानी जी से जो इंस्पिरेशन मिली और जो कहानी, तो कहीं कुछ मुहावरे भी उनके कुछ याद है जो, या मारवाड़ी में बताते, कुछ याद आते हैं? हाँ, नानी की जो कहानियां होती थी ना, वो धर्म से रिलेटेड ज्यादा होती थी। जी। कि वो कोई भी जो बात कहती थी तो उसमें धार्मिक बातें बहुत वो इकट्ठा करके लाती थी। कि जैसे राम और धोबी की बात, कि वो उनका कहने का अर्थ ये होता था कि धोबी के कहने से, तो ये मतलब वो संस्कार डालती थी कि अलग अलग कहानियों से, और कभी गीता, कभी रामायण, इन चीज़ों से। तो ये तो अच्छी बात है कि एक घर के अंदर संस्कार बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल तरुण। और साथ ही इनके बचपन की एक सबसे ज्यादा जो मजेदार बात ये थी कि इन्हें गाने का और नाचने का काफी शौक था। और कहते हैं ना, कलाकार के अंदर वो गुण बचपन से ही होते हैं। उस किस्से के बारे में सुनना चाहेंगे कि किस तरीके से आपके भाई बहन की भी डांट पड़ जाती थी आपकी वजह से, और क्या कुछ रहता था वो? बचपन में मुझे नाचने का शौक तो था। गांव का माहौल देखता था, रेडियो टीवी होते नहीं थे, रेडियो होते थे, और या फिर गांव में कहीं गीत तो भजन हो रहे हैं तो मैं नाच लेता था। और उसमें मम्मी की चुन्नी उड़ लेके या बहनों की चुन्नी लेके उड़ के मैंने बहुत नाचा। लड़की बन जाते थे? हाँ, वो भी बन जाता था और अच्छा लगता था। ठीक है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे वो नाच गाना जो मैं आज कर रहा हूँ, मैं पहचान नहीं पाया था कि वो आज के लिए, आज जिस मुकाम पे मैं बैठा हूँ, वो उसकी तैयारी वहां से शुरू हो गई थी। ये मैं समझ नहीं पाया था इस तैयारी में। जैसा कि आप सर्वांगीण विकास जिसे कहते हैं ना, क्योंकि आज हम कहते हैं खेल कूद भी होना चाहिए और पढ़ाई भी होनी चाहिए, तो आपने जो ये डांस वगैरह किया, इसके अलावा कबड्डी की टीम आपके गांव की आपके बिना नहीं जाती थी, क्योंकि आप बेस्ट कैचर थे। तो कबड्डी और जो आपका दूसरा खेल था कुश्ती, उसके बारे में बताइए, वो कैसे शुरुआत हुई? देखिए, गांव में नानी के पास रहता था तो जाहिर है भैंस रखते थे, वो घी दूध की कोई कमी नहीं थी। और फिर गांव में वही खेल खेले जाते हैं जिसमें पैसा ना लगता हो। जी। और मिट्टी के खेल हैं, मिट्टी से जुड़े हुए। तो सुबह निकलते थे, तो जब थोड़ा व्यायाम वगैरह करते थे तो सब लोग इकट्ठे हुए और खेत में एक लाइन डाली, 2 पाले बने और कबड्डी के लिए तैयार। 2 लड़के मिल गए तो कुश्ती के लिए तैयार। तो कुश्ती और कबड्डी ऐसे रच बस गए थे, तो लगता था कि हम एक दूसरे के लिए बने। गांव में जब कोई भी मेला होता है ना, तो वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा कुश्ती और कबड्डी भी रखी जाती थी। तो हम लोग घर से निकलते तो पहले कुश्ती कबड्डी के मैच करते, कबड्डी के जब फिनिश हो जाते तो शाम को कुश्ती के प्रोग्राम शुरू होते, तो फिर हम उनमें भी भाग लेते। जी। तो मिट्टी से जुड़ाव जो उस दिन था वो आज भी है मुझे। तो मतलब कैचिंग पावर आपकी उस समय जो थी वही बाद में थिएटर में भी काम आई। हाँ, तो ये बात सही है। थिएटर से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? कैसे आपने थिएटर की तरफ रुख किया? अब इस बात को मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं जबरदस्ती लाया गया हूं। कहीं न कहीं मुझ में कोई भावना ऐसी दबी हुई थी जो बाहर आने के लिए तड़प रही थी और उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। मेरी शिक्षा दीक्षा के बाद जो मेरी पहली नौकरी जो मुझे मिली वो रेलवे में 3 दिसंबर 1994 को मिली। और मेरे जो प्रथम नियुक्ति हुई वो सोमनाथ मंदिर पे एक स्टेशन है वेरावल, वहां पे जॉब करने के बाद मैं पोरबंदर गया। वहां से फिर मैं 2002 में जयपुर आ गया। तब तक मुझे थिएटर से कोई रास्ता नहीं मिला था, ना मुझे पता था कि कोई ऐसी गतिविधियां भी होती हैं। जी। इसी दौरान 2009 में रेलवे में एक
अंतरमंडलीय नाटक स्पर्धा हो रही थी। जी। तो उसके निर्देशक थे आदरणीय श्री अतुलेश कुलश्रेष्ठ जी, जिन्हें जी। मैं अपना प्रथम गुरु मानता हूं थिएटर का। उनका एक कलाकार अनुपस्थित हो गया। तलाश शुरू हुई, मुझ पर आके अटके कि आप अच्छा बोल लेते हो, तो क्या आप ये कर लेंगे रोल? तो नाटक का नाम भी मुझे याद है, अनोखा नौकर। अनोखा नौकर। हाँ, और उसमें मुझे किरदार निभाने का मौका मिला, वो था एक कंजूस मारवाड़ी सेठ का, जी। जो मेरी प्रकृति के विरुद्ध था। लेकिन जब वो किरदार मैंने किया तो लोगों के जो रिएक्शन आए मुझ तक वो ये थे कि ये किरदार जो ये आदमी आप कलाकार लाए हो, ये रेलवे का नहीं कि किराए से लाए हो। क्या बात तो है। मुझे अपने आप पे यकीन नहीं हो, मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि जो वो कंजूस सेठ की भूमिका मैंने निभाई, वो मुझे ऐसा लगता है कि उस जैसा आनंद मुझे आज भी नहीं मिला। तो उस आनंद की अगर अनुभूति हम करना चाहें, उसका कोई डायलॉग अगर आपको याद हो तो और ही चार चांद लग जाए। हाँ, उस दौरान वो जो अपना बखान खुद करता है, परिचय देता है जी। क्यों कहता है, भाया लोग है ना फसल काटे, कसाई गला काटे, पर मैं तो हमारा दिमाग से हमारा नौकरा की तनख्वाह काटूं। तो मारवाड़ी भाषा से आपका जुड़ाव रहा, इसके कारण ही मुझे लगता है कि कंजूस सेठ वाली भूमिका आपने बेहतरीन तरीके से निभाई। भाषा का पूरी तरह से भाषा का ज्ञान तो मुझे मारवाड़ी का नहीं था उस वक्त तक जी, क्योंकि जो मेरा गांव है वो राजस्थान हरियाणा सीमा के ऊपर स्थित जी। है। तो हमारी जो भाषा है वो एक खिचड़ी भाषा है, उसमें हरियाणा का भी पुट है और राजस्थान का भी जी। परंतु जयपुर में आने के बाद थोड़ा सा परिचय राजस्थानी से हुआ, तो शायद उसने मुझे बहुत सहायता की है किरदार निभाने तो में। ये जो अब आपने आपके ऑफिस के जरिए नाटक कर लिए, लेकिन उसके बाद में इसको प्रोफेशन के तौर पे आगे बढ़ाने के लिए आपको मशक्कत करनी होगी, स्ट्रगल करना होगा। तो वो क्या क्या स्ट्रगल थे और सबसे पहले कौन से प्लेस थे, किन लोगों से मुलाकात हुई? हाँ, ये नाटक करने के बाद हमारे एक मित्र हैं आदरणीय संदीप लेले जी, वो थिएटर के बहुत अच्छे उम्दा कलाकार हैं जी। उन्होंने कहा कि अनिल, क्या तुम मेरे साथ थिएटर करना चाहोगे? मैंने कहा सर आपको लगता है? बोला अभी तो तुम अच्छा किरदार निभा के आए हो, आप कर सकते हो, चलिए। तो मुझे रविंद्र मंच ले गए और उनका एक आधे पौने घंटे का एक नाटक था प्रतिद्वंदी। उसमें मुझे एक अमेरिकन पुलिस वाले की भूमिका निभाने का अवसर मिला जी। वो अच्छी ढंग से मैंने निभा लिया। इसके बाद हमारे एक और पहचान वाले मित्र थे श्री सुनील शर्मा जी, वो एक नाटक कर रहे थे, एक ऐतिहासिक नाटक था रक्त अभिषेक जी, जो करीब 2.5 घंटे का था और उसमें मुझे उन्होंने एक भूमिका ऑफर की और सबसे बड़ी बात है कि उसमें भी एक कलाकार भाग गया था, उसकी वजह से मुझे वो भूमिका यानी मिली। कलाकार के भागने का काफी फायदा हुआ हाँ, आपको। सही कह रहे हैं। और उस भूमिका में मुझे एक मेरे हाथ में भाला दिया गया और राजा के पीछे 2.5 घंटे के लिए खड़ा कर दिया गया बिना किसी डायलॉग के जी। तो अफसोस था कि कोई मुझे डायलॉग संवाद नहीं मिला जी। तो पता नहीं उन्हें तरस आया क्या, बोले चल ठीक है तू एक डायलॉग बोल लेना कि जब ये सेनापति अंदर आएंगे तलवार लेके राजसभा में तो तुझे रोकना है। जी। ठीक है कि आज राजसभा में हथियार लेके आना मना है। ठीक है, वो मेरे एक डायलॉग और मेरी जिंदगी बदल गई। जी। डायलॉग आज भी याद है, एक लाइन थी, ठहरो आज राज्यसभा में शस्त्र ले जाना निषिद्ध है। वाह। ये मेरा पूरा जो नाटक देख रहे थे आदरणीय श्री अशोक राही जी जी। तो उन्होंने जैसे ही नाटक खत्म हुआ उन्होंने मेरी आके पीठ थपथपाई, नहीं अच्छा कर रहे थे। मैं उस वक्त तक उनको नहीं जानता था। जी। जी। कुछ दिनों बाद उनका फोन आता है, उनका भी एक कलाकार कम था जी। तो कि आप मेरे साथ यहाँ भी वही बात हुई। हाँ, मेरे साथ काम करना चाहोगे? जी। मैं कहा जरूर सर। मैं पहुंचा उनके पास तो वो एक नाटक कर रहे थे जो हिजड़ों की जिंदगी पे था, रंगीली भागमती जी। और उसका जो पुरुष किरदार था सबसे स्ट्रॉन्ग कह सकता था मैं जी। वो उन्होंने मुझे दिया। जी। भाषा हरियाणवी पुट था, कोई इतना ज्ञान था नहीं, लेकिन बस इतना था कि मैं लोगों को फेस कर सकता था। जी। शर्म खुली हुई थी और सीखने की प्रबल क्षमता थी मुझ में। जी। क्योंकि जो आज भी मैं कहता हूं कि मैं वो गोबर हूं जहां गिरता हूं 1.5 सेर मिट्टी लेके उठता हूं। क्या बात है, मतलब ऑब्जर्वेशन और आप उस चीज को एक जैसे यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है क्योंकि मैं भी थिएटर से हूँ कि जब इरफान खान जो आज इतने बड़े बॉलीवुड हॉलीवुड के एक्टर हो गए,
जब वो जयपुर में रंगमंच पे कर रहे थे तो वो सिर्फ एक भाला पकड़ के खड़े थे, उनका पहला सीन वैसा ही था जैसा आपने बताया, और सिर्फ उनकी आंखें बोल रही थी, इसीलिए वो देखिए। तो बिल्कुल ये कहीं तरुण, छोटा और कुछ नहीं है, सब आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल तरुण, ऐसा सही ही बात। होता है। लेकिन आपने कई थिएटर के अंदर कई नाटक किए हैं और उस में जो भी आपका किरदार रहा उसने एक अलग छाप छोड़ी। जी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इतने किरदार निभाने के बाद वो कौन सा किरदार है जो आपके दिल के सबसे करीब है? मैं एक किरदार निभा रहा था, इडिपस। सोफोक्लीज। सोफोक्लिस का लिखा हुआ नाटक आज से करीब 2500 साल पहले यूनान में, और कहते हैं कि इससे ज्यादा त्रासद नाटक आज तक लिखा नहीं है। जी। इसमें चैलेंज बहुत ज़्यादा थे। जब ये जयपुर में नाटक हुआ तो उससे पहले अशोक राही जी मेरे पास आए और कहने लगे, अनिल मेरी एक दबी हुई तमन्ना है कि मैं एक नाटक करूं, और वो इसलिए करूंगा कि अगर तू हाँ करे और ये वादा करे कि मैं जितना समय तुझसे मांगूंगा वो तो मुझे देगा। क्योंकि उन्हें पता था कि समय की कमी मेरे पास है क्योंकि मैं नौकरी कर जॉब रहा पर भी हूं। है जी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सर वादा करता हूं आपसे, मुझे जितनी छुट्टियां लेनी पड़ेंगी वो भी मैं ले लूंगा, लेकिन आप अपना सपना बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं नाटक करना चाहता हूं इडिपस। जी। मैं कहा ठीक है सर। बोला नहीं, खाली ठीक नहीं है, इसका जो अहम किरदार है इडिपस वो तुझे करना है। तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया, क्या आपको यकीन है कि ये इडिपस मैं कर पाऊंगा? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, अगर नहीं होता तो मैं तेरे पास नहीं आता। वाह। वो मेहनत रंग लाई और मुझे अपने आप पे और यकीन बढ़ गया वो जी। किरदार करने के तो बाद। उस किरदार की कुछ चंद लाइनें जो आपके जहन में आज भी ताजा हो। हाँ, एक राजा जब अपनी रियाया के सामने जाता है तो उसमें एक गर्वोक्ति के साथ साथ ये कि मैं इनका सर्वे सर्वा हूं वो भी छलकता है। तो जब वो स्टेज पे जाता है तो वो लोगों को संबोधित करता है, यूनान के प्रजाजनों, मैं आज आपके सामने हाजिर हूं, तो समझिए कि मुझे आपकी बहबूदी का ख्याल हर वक्त मेरे दिल में रहता है। मैं ये सोचता हूं कि जो आपके दिल में है, दिमाग में है, वो मुझ तक पहुंचे। तो ये लाइनें जो थी, ये जो नाटक आप करते हैं और नाटक करने के साथ में जब आप किसी एक ओहदे को पाते हैं, उपलब्धि भी मिलती है, आपको कहा जाता है कि बेस्ट एक्टर, तो वो कौन सा नाटक था जिसके लिए आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला, और उसके बारे में बताएं। हाँ, आदरणीय श्री अशोक राही जी एक नाटक लेके आए, चाणक्य जी। तो मैंने कहा क्या मैं वैसा लगता हूं? मेरे प्रश्न उनसे बहुत सीधे और स्पष्ट होते हैं जी। और उनके जवाब भी इतने ही ऐसे होते हैं। बोला अगर हो नहीं लगता तो मैं किसी दूसरे के पास जाता। जी। ये जी। चाणक्य का किरदार आपको करना है, क्या अपनी मूंछों की बलिदान दे सकते हो? जी। और दोस्तों मुझे सही बताओ ना, मेरी मूछें बहुत प्यारी है, बचपन से मैं रखता हूं, जब से आई है तब से मैंने इनको विदा नहीं किया है। जी। एक पल सोचा, फिर कहा मैं ठीक है मैं ये करूंगा। जी। वो नाटक जब लिखा गया तो उसमें अशोक राही जी रिहर्सल के साथ साथ उसे लिख भी रहे थे। तो उसमें कुछ सुझाव मुझसे भी लिए गए। उसमें सबसे कठिन जो बात रही ना, इसके जो संस्कृत के श्लोक थे जी। वो बोलना, और चाणक्य है तो जाहिर है कि संस्कृत ही श्लोक के बोलेंगे बिना जी। वो पूरा हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो वो जब किया तो उसका एक श्लोक मुझे आज भी याद है। जी, सुनाइए। वो वस्त्रों के ऊपर लेकर है कि आज हम कपड़े पहने हैं जी। तो हम बहुत विद्वान नजर आते हैं, जी। लेकिन हमारी हकीकत तब खुलती है जब हम कुछ बोलते हैं। जी। तो उन्होंने कहा था, दूरतः शोभिते मूर्खो लंब शाट पट आवर्तः तावच्च शोभिते मूर्खो यावत किंचन न भाषते। वाह। तो ये सीखा अंदाज नहीं था संस्कृत से मेरा कुछ भी। यहाँ पर ये काफी लोग सोचते हैं कि हम भी डायलॉग सीखे, डायलॉग याद करें, तो इतने बड़े बड़े डायलॉग्स याद करना, और जैसे संस्कृत भी आप बोल पाते हैं, फिर मारवाड़ी भी बोल पाते, डायलॉग्स याद करने के लिए कोई स्पेशली कोई टिप्स देना चाहेंगे? सबसे बात, मैंने आज तक डायलॉग याद ही नहीं की। अच्छा। कभी भी मैं डायलॉग याद नहीं करता। मैं जब भी स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आती है तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ सबसे पहले कि ये स्क्रिप्ट, ये परिवेश किस कालखंड का है। जी। फिर देखता हूँ कि वो चरित्र कौन है,
उसका व्यक्तित्व क्या है, और तीसरी बात वो किस मन स्थिति में है, जी, अपने आप याद हो जाता है। वाह। बिल्कुल, बहुत अच्छा तरीका भी है कि आप किरदार को पहले खुद जी लीजिए। लेकिन अब थिएटर से हम रुख करें, अगर आपकी सीरियल और कुछ मूवीज भी आपने की हैं जिसमें कुछ रोल प्ले किए, जी। उनके बारे में सबसे पहले हमें बताएं कि वो सीरियल कौन कौन से हैं जिसमें आपने एक्टिंग की है, और वो मूवीज कौन कौन सी हैं जिसमें आपने कलाकारी की। थिएटर करने के दौरान ही एक दिन पता चला कि कहीं ऑडिशन है, जी, और एक सीरियल बन रहा था कलेक्टर साहब, जी। जो जुर्म की दुनिया पे था। जी, तो बहुत दिनों से तलाश रहे थे एक खलनायक की, जी। उनका कोई एपिसोड अटका हुआ था, और उन्हें एक दमदार गांव का जो सरपंच है, और लेकिन वो नेगेटिव है, वो चाहिए था। तो 4-5 दिन से उनके ऑडिशन चल रहे थे और वो मिल नहीं रहा था। मैं पहुंचा और उन्होंने कैमरे के सामने मुझे खड़ा किया और 2 लाइनें बुलवाई, और उसी वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि आप 1 मिनट बैठिए। उन्होंने अपने ड्रेस डिजाइनर को बुलाया, बोला सर का नाप ले लीजिए, इनके ड्रेस तैयार कीजिए। वाह। मतलब पहला आपका रोल ऐसा मिल गया। बिल्कुल। फिर उसके बाद तो फिर रास्ते खुलते गए होंगे आगे, और हाँ, इसके बाद शुरुआत की मैंने एक जो जुर्म की दुनिया पे दूसरा था क्राइम पेट्रोल, जी, उसके भी ज्यादातर मैंने या तो इंस्पेक्टर के अभिनय किया है या फिर खलनायक के। जी, फिर इसके बाद मुझे एक सीरियल मिला सावधान इंडिया, जी, फिर एक गुमराह सीरियल किया, जी, फिर बिन कुछ कहे किया, जी, और अभी मैं एक सीरियल कर रहा हूं हम 5 फिर से। जी, जी। ये एक अलग अंदाज में, सबसे हटके ये मुझे इसमें मिला कि इसमें ज्यादातर जो रोल हैं वो कॉमेडी हैं, जी, और कॉमेडी करने का मुझे अब तक इतना अच्छा अवसर नहीं मिला था जो अब मिल रहा है। जी। कहाँ पर रखते हैं, जैसे रंगमंच और थिएटर करने के बाद में टीवी, तो सिनेमा में मतलब कैमरा में सामने, कैमरे के आगे आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर लाइव काम कर रहे हैं, कितना अंतर महसूस करते हैं? देखिए, एक अभिनेता होने के नाते अंतर तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अंतर मन से पैदा करते हैं। बिल्कुल। जो सुकून थिएटर में मिलता है वो सिनेमा में नहीं मिलता। जी, सिनेमा में इतना वक्त नहीं होता कि आप उस किरदार को जी सकें। यहाँ इंस्टेंट नूडल होता है ना, उस तरह से आपको अपने चरित्र को बनाना पड़ता है। जी। और नूडल तो नूडल्स ही होता है। जी। और एक वो थिएटर समय लगा के पकने वाली डिश है आपकी। पूरा 28 से 30 दिन तक तो रिहर्सल करें। उसका जायका जाहिर सी बात है जी। अलग होगा। आपने इसी के साथ कई मूवीज में भी रोल प्ले किए हैं, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वो अनुभव कैसा रहा, और वो मूवी कौन कौन सी थी जिसमें आपने किरदार निभाए जी, हैं? मुझे एक फिल्म करने का मौका मिला Z+। जी, जी, उसमें एक मेरा किरदार था कि आलतू फालतू आदमी चाय पान की दुकान पे बैठा है और वही राजनीतिक चर्चाएं करना, फप्तियां कसना। जी, लेकिन वो जब मैंने जिया वो किरदार, तो मुझे कई दिनों तक ऐसा लगा कि उस किरदार से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा, लेकिन जीने का एक आनंद आया, करने का भी एक आनंद आया, और एक लगा मुझे अपने आप पे कि मैं ये काम कर सकता हूं, और यकीन मुझे अपने आप पे बढ़ा। जी। तो ये आपने जब फिल्म करी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की फिल्म जी। थी ये, और काफी हिट भी रही थी, काफी लोगों ने पसंद किया जी। था, आपका अभिनय भी उसमें। जी। लेकिन यहाँ पर हम, जैसे ये तो आपने भारतीय फिल्म की, लेकिन एक इंटरनेशनल फिल्म करना एक सभी का सपना होता है एक एक्टर का। हॉलीवुड की फिल्म में मौका कैसे मिला, और वो कौन सी फिल्म है जिसमें अभिनय किया? जी, देवन पटेल के साथ मैंने एक फिल्म की थी, द सेकंड बेस्ट एक्जोटिक मैरीगोल्ड होटल। जी। उसमें मुझे एक टूरिस्ट गाइड का रोल मिला था। छोटा सा था, लेकिन मुझे देखना था कि उनकी तकनीक क्या है, वो लोग भारतीय सिनेमा से हटके कैसे काम करते हैं। जी। इसलिए मैं उस फिल्म के लिए चला गया, हालांकि कोई डायलॉग नहीं था। इसके बाद मुझे गुरिंदर चड्ढा की एक फिल्म मिली, जो उस वक्त उसका नाम रखा गया था वॉइस रॉयस हाउस, जी, जो भारत पाकिस्तान विभाजन के ऊपर बनी थी। जी, और मुझे जो उसमें रोल करने का मौका मिला, वो जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान। तो मतलब वो आपको कैरेक्टर निभाने का मौका मिला यहाँ पर, और इतनी फिल्में और सीरियल वगैरह सारी चीज़ें आपने की। इस बीच आपसे हम गीत भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो प्यारा सा एक शहर है राजस्थान में, जिसको कहते हैं हम राजस्थान का दिल, तो अजमेर की तरफ चलते हैं और कहते हैं पधारो मारे देश।
सहसा उछली सागर के झाग से, रंगी गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दीख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचित नश्वरता के दाग से। शांत, नीरव, अलौकिक, अद्भुत प्रकृति का अनंत विस्तार, दूर दूर तक फैले हरितिमा, धरती की ये प्राचीनतम संपदा, अरावली पहाड़ियां और इसी घाटी में उभरता श्वेत कमल सा ब्रह्मा पुष्कर, पावन तीर्थ पुष्कर राज। यही गिरा था ब्रह्मा के हाथ से कमल का एक पुष्प और बन गया था पुष्कर सरोवर। यही संपन्न किया था प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रथम यज्ञ। यज्ञ से ब्रह्मा ने प्रजा को उत्पन्न किया और वो प्रजापति कहलाया। यही फली फूली मानव सभ्यताएं, मानव आस्था के केंद्र बन गए। ये घाट आस्थाशील तीर्थ यात्रियों को अभिशापों से मुक्त करने का एक पावन माध्यम। पुष्कर का प्राचीनतम ब्रह्मा मंदिर। इसी मंदिर में विराजमान है चतुर्मुख ब्रह्मा की अति प्राचीन दिव्य प्रतिमा। इसके दाहिनी ओर सावित्री और बाईं ओर गायत्री स्थापित है। धीरे धीरे आराम, बड़े प्रेम हो। ब्रह्माणी माता को देवी माता पसा लो, या भाई पसा लो। आदि करो पसा लो। अच्छा की उम्र के बाद माता जाके चलो। भारत में ब्रह्मा मंदिरों के निर्माण का एक तरह से निषेध है, किंतु केवल पुष्कर में ही बना है ब्रह्मा का ये प्राचीनतम मंदिर। कभी ब्रह्मा द्वारा संपन्न यज्ञ से उनकी अर्धांगिनी सावित्री रूठकर पर्वत में चली गई थी। उसी के अभिशाप से ब्रह्मा की पूजा का निषेध हुआ। सावित्री के लिए एक अलग सावित्री मंदिर का निर्माण किया गया। ब्रह्मा के इसी यज्ञ से जुड़ी है मांगल्यावास की भी एक रोचक कथा। कभी मांगल्यावास के आकाश मार्ग से होकर गुजरा था एक पुष्पक विमान, और उसी विमान में यज्ञ सामग्री के रूप में 14 रत्नों को भी लाया जा रहा था, जो समुद्र मंथन में से निकले थे। संयोग से विमान से नीचे गिर गए थे कल्प वृक्ष। मांगल्यावास के वर्षों पुराने ये दो नर मादा कल्प वृक्ष पौराणिक कथाओं में मिले संदर्भों से जन आस्था के प्रतीक बन गए हैं। प्रतिवर्ष सावन के माह में यहाँ एक लक्खी मेला भरता है। संवत्सर के अनुसार भारतीय समय व काल के प्रतीक भी हैं कल्प वृक्ष, और ये वृक्ष पूरे एक कल्प के साक्षी माने जाते हैं। कल्प वृक्षों के दोनों ओर मुसलमान पीरों की 2 मज़ारें बनी हैं, जो भी काफी प्राचीन बताई जाती हैं।
इन मज़ारों में भी काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मांगलियावास के ये मज़ार और कल्प वृक्ष हिंदू मुस्लिम समन्वय व धार्मिक सद्भाव के आज प्रतीक बन गए हैं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सुप्रभात धरती धुरारी के इस मंच पर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिल भागवत जी, जो कि रेलवे के अंदर हैं और साथ ही एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। अनिल जी, थिएटर आर्टिस्ट हैं आप, मूवीज भी कर रहे हैं, सीरियल भी कर रहे हैं, लेकिन रेलवे में भी एक अहम रोल निभा रहे हैं। दोनों में तालमेल बिठाना वक्त का बहुत ही मुश्किल होता है और उसमें सबसे ज्यादा जो मददगार साबित होता है ना, वो होता है आपका स्वास्थ्य, आपकी फिटनेस। तो किस तरीके से आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं? हाँ, आपने ये बात सही कही कि फिटनेस, अगर हमारा तन स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा जी। और हम स्वस्थ रहेंगे तो हर काम को ठीक ढंग से कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने बताया कि सुबह उठ के कुछ प्राणायाम करता हूँ, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता हूँ और खाने का विशेष ध्यान रखता हूँ कि मुझे पौष्टिक खाना, और सबसे बड़ी बात है कि समय पे मिले, कोशिश ये करता हूँ मैं। और उसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि इसी मार्च में मैंने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया था जिसका नाम था पैसों का पेड़ जी। उसमें टास्क ये था कि आपको 72 घंटे खड़ा रहने था जी। और उस खड़े रहने के दौरान आपको बहुत से टास्क दिए जाते थे। जैसे आपको नाचने के लिए बोल दिया गया, आप नाच रहे हैं, पसीने से लथपथ हो गए हैं और अचानक आपको कमांड मिलती है स्टैचू जी। आप जैसे हैं खड़े रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं, अगर आप हिल गए तो एलिमिनेशन राउंड में चले गए। या फिर आपको टास्क दे दिया गया कि आप चेयर पोजीशन में खड़े हो जाइए, जो कभी स्कूल में हम खड़े होते थे। फिर कैमरे लगे हैं, एलिमिनेशन राउंड के लिए तैयार रहिए, या एक पैर पे खड़े हो जाइए, या दोनों हाथ ऊपर रखिए, या सीधा हाथ करके उस पे पानी का गिलास रख दिया जाता कि ये नहीं गिरना चाहिए। तो ये जब ऑडिशन हुए इसके लिए तो करीब 12,500 लोग आए थे जी। तो मैं पहुंचा तो मेरी उम्र देखते हुए उन्होंने सबसे पहला ये सवाल किया था कि क्या आप इनमें टिक पाएंगे जी। और मैंने उनसे उल्टा सवाल किया था, क्या मेरे सामने कोई टिक पाएगा? क्या बात है, वाह। बहुत खूब। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको मेडिकल राउंड में भेजते हैं। मेडिकल राउंड में ईसीजी, ब्लड टेस्ट और एक्सरे हुआ और जब फाइनल 30 प्रतियोगी तैयार हुए तो पता चला कि सबसे बड़ी उम्र का मैं हूँ जी। 46 साल, और मुझसे जिससे जो सेकंड आ रहा था जिसकी उम्र थी वो करीब 23-24 साल का था। तो मेरा और उनका उम्र का आधे का फर्क था। तो मैं तो सबका अंकल वहां पे बना बैठा था जी। लेकिन हालत ये हो गई थी कि 12 घंटे निकलने के बाद जिससे भी पूछा जाता था कि आपको क्या लगता है कि कौन विजेता होगा, तो एक ही जवाब निकलता था, अनिल सर। अरे वाह। जिससे पूछो अनिल सर। और मुझे भी नहीं पता था कि मैं 66 घंटे वहां टिक पाऊंगा जी। जो मेरा सफर खत्म हुआ वो 66 घंटे में, जबकि विजेता 72 घंटे पे बनना था जी। लेकिन इस दौरान मुझे पता था कि मैं शारीरिक रूप से जो जवान है उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक और मजबूती थी जो मेरी मानसिक मजबूती थी जी। जो मुझे उन सबसे आगे रख रही। कहीं ना कहीं ये थिएटर का भी इसमें असर रहा होगा, क्योंकि हाँ। थिएटर अपने आप में एक इतनी थका देने वाली प्रक्रिया होती है कि वो एक स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। थिएटर आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना देता है जी। आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो इस बात के लिए मैं कहूंगा कि मेरी फिटनेस में, और फिटनेस में जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूं तो मेरा तन स्वस्थ रहता है, लेकिन थिएटर की वजह से मेरा मन स्वस्थ रहता है। वाह, जी। बहुत खूब। तो ये तन और मन स्वस्थ रहने पर हमें फिटनेस की बात याद आती है, लेकिन अभी हम चलते हैं कीप फिट की ओर। लेकिन उसके बाद में एक ऐसी बात हम जिक्र करेंगे कि आपने अपने गांव में कुछ ऐसा काम किया था कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था, उसकी ज़रूर बात करेंगे। आइए चलते हैं और जानते हैं फिटनेस के बारे में। कीप फिट। मुझे अपनी बॉडी बनाने में 2 से 3 साल लगे। उसके बाद में मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला। उसके बाद में रेगुलर मैं अपने फिटनेस का ध्यान रखता हूँ और लोगों को भी इसके बारे में। पहले लोग इसको फिटनेस के लिए नहीं करते थे, लोग इसको बड़ी मसल्स करने के लिए या पहलवानी, कसरत या कुश्ती लड़ने के लिए करते थे, लेकिन आजकल ये स्वास्थ्य के लिए करते हैं। लोग फिटनेस का ज़्यादा
ध्यान रखते हैं कि इससे कोई बीमारी नहीं हो, डायबिटीज़, बीपी। और इसके लिए आजकल जिस हिसाब से हमारा देखा जा रहा है, हमारा लाइफ स्टाइल इस तरीके का हो गया कि हमारा फिजिकल वर्कआउट कुछ होता ही नहीं है, इसलिए जिम इसकी आवश्यकता हो गई। बिल्कुल सही बात है, जिम हमारे लिए आवश्यक होता जा रहा है धीरे धीरे। ओम प्रकाश जी, ये तो हुई स्वास्थ्य की बात। अब अगर बात करें कैरियर की, तो युवा पीढ़ी के लिए कैरियर में किस तरह से सहयोग कर सकता है, हम जानना चाहेंगे आपसे। युवा पीढ़ी के लिए आप किसी भी गेम को उठा के देख लीजिए, चाहे ओलंपिक खेलो, चाहे एशियाई गेम खेलो, जो भी गेम्स हो, उसके लिए फिटनेस तो मस्ट है, और फिटनेस के लिए जिम। तो जैसे भी आप इसके लिए रोजगार के लिए, जैसे गवर्नमेंट जॉब में लिए, रेलवे में या जहाँ भी है, उसमें इसकी ज़रूरत होती है। स्वागत है सुप्रभात धरती धुरारी के इस मंच पर, और आज हमारे साथ मौजूद हैं थिएटर आर्टिस्ट अनिल भागवत जी। अनिल जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। अनिल जी, थिएटर से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको थिएटर में ना सिर्फ एक्टिंग का शौक है, बल्कि आप डायरेक्शन भी करते हैं, स्टेज मार्किंग भी करते हैं, लाइटिंग भी करते हैं, कई अहम रोल निभाते हैं। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से ड्रामा है, नाटक है जो अभी तक आपने डायरेक्ट किए हैं, डायरेक्शन दिया? जी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं आदरणीय अशोक राय जी से जुड़ा हुआ हूँ। उनकी एक संस्था है पीपल्स मीडिया एंड थिएटर, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो वो हर साल क्या करते हैं, किसी भी नवोदित कलाकार को मौका देते हैं कि आप कोई कहानी दे दी गई, उसका ड्रामा बनाइए, डायरेक्शन कीजिए और अपने कलाकार चुनिए और उसका प्रेजेंटेशन कीजिए। जी। तो उनका एक प्रोग्राम होता है कथा रंग। जी। तो उन्होंने मुझे एक कहानी दी दोहरी भूमिका नाम से। जी। तो मैंने उसका ड्रामेटाइज किया और उसका नाट्य रूपांतरण करने के बाद में मुझे पूरी स्वतंत्रता थी कि इसमें मैं किस कलाकार को लेता हूं और किसको नहीं लेता हूं। जी। तो दोहरी भूमिका करने के बाद में मुझे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी मिली, मंदिर मस्जिद। जी। उसका ड्रामेटाइज किया मैंने। जी। फिर एक खुला दरवाजा करके ओ हेनरी की कहानी मिली, उसका ड्रामेटाइज किया। फिर मुझे एक कॉमन मैन कहानी मिली, जी, उसका मैंने ड्रामेटाइज किया और डायरेक्शन किया। तो उस दौरान जो मैं अभी तक सिर्फ स्टेज पे रह के एक अभिनेता के तौर पे अपने आप को समझ रहा था, तो डायरेक्शन के में जाने के बाद में मुझे स्टेज के पीछे की सच्चाइयां और कठिनाइयों के बारे में भी पता चला कि स्टेज के पीछे से क्या करना होता है। जी। एक जो निर्देशक है उसके साथ देखो मेरे बहुत झगड़े होते हैं मेरे निर्देशक के साथ में। क्यों? कि मैं अपने एंगल से सोचता हूँ सीन को और निर्देशक अपने एंगल से सोचता है, तो दोनों का एंगल थोड़ा बहुत अलग हो ही जाता है। क्यों? कि मैं सीमित दायरे में देखता हूँ और जो निर्देशक है, वो डायरेक्टर है, वो एक पूरे कैनवास को देखता है। जी। अब मैं जब डायरेक्शन करने लगा तो मैं उनके विजन को और बेहतर ढंग से समझने लगा। समझ आई संगीत की, समझ आई लाइट की, समझ आई स्टेज की प्रॉपर्टीज की। तो इन चीजों ने मिलके भी मुझे एक अच्छे अभिनेता की तरफ कदम बढ़ाने का एक अवसर और मिला। और अगर हम ये जानना चाहें कि डायरेक्शन या एक्टिंग या स्टेज मार्किंग, इनमें से आपका कौन सा ऐसा रोल है जो आप निभाना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें खुद को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो क्या है? निस्संदेह एक्टिंग। जी। एक कलाकार के लिए वो बेहद जरूरी है। एक एक्टर जो है बाद में डायरेक्टर बन जाता है, लेकिन सबसे पहले सबकी चॉइस एक्टर ही होती है। ये और जब थिएटर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सीरियल की भी बात हम कर लेते हैं, तो सीरियल्स में भी काफ़ी डायलॉग होते हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल अलग अंदाज में होती है। सिनेमा और थिएटर पे तो हम बहुत वाइड बोलते, लाउड बोलते हैं। तो आपको क्या अंतर महसूस होता है? कोई डायलॉग आप सुना है उसका? हाँ, मैं अभी एक बात कहूँ, जब मैं ऑडिशन देने जाता था जी, तो थिएटर तो मन मस्तिष्क में बसा हुआ था। जी। तो जैसे कैमरे के सामने खड़ा होता और वो कहते डायलॉग बोलिए, तो हालत वही होती कि मुझे पता था कि मेरे डायलॉग आखिरी पंक्ति तक बैठे दर्शक तक पहुंचने चाहिए, मेरे हाव भाव दिखने चाहिए। जो मुझे सिखाया गया था, मैं वही, मेरे लंबे हाथ चलते या मेरी आवाज लाउड होती, वो फट से कैमरा यार लाउड हो गया। मुझे समझ में नहीं आता था कि लाउड होना क्या होता है। जी। समय के साथ मैंने देखा
कि जब माइक मेरे कॉलर पे लगा हुआ है, कैमरा मेरी भवें हिलती है उनको भी पकड़ लेता है, तो मुझे क्या करना चाहिए जी। तो मैंने उन चीजें वही हैं लेकिन उनको सीमित किया। बिल्कुल। तो उसका फर्क महसूस हुआ। और एक सिनेमा या सीरियल करते हुए एक फायदा और मिलता है कि जब आप ठीक कर लेते हो तो निर्देशक आपको छूट देता है आपके डायलॉग के साथ में कि आप उनको क्या कर सकते हो, इम्प्रोवाइज कर हाँ। सकते हैं आप। बाकी आप एक स्तरीय अभिनेता है तो वो कहेगा कि नहीं आपको डायलॉग ऐसे ही बोलना। जी। और मेरी खासियत है कि मैं पूछ लेता हूं निर्देशक से कि आप क्या चाहते हैं, जी। मैं मेरा अपना दूं या आप जो कहे वो, आपकी डिमांड क्या है। तो कल ही मैं एक शूटिंग कर रहा था हम 5 की, तो उसमें एक प्रॉपर्टी डीलर भल्ला जी थे जी। तो निर्देशक ने कहा कि कहानी तो यूपी की है। मैं कहा सर आपने भल्ला रखा है इसमें तो ये पंजाबी होते हैं जी। और इनका जो टोन है वो पंजाबी होना चाहिए, भले आप यूपी के ऊपर कहानी बना रहे, प्रॉपर्टी डीलर कहीं भी हो सकता है जी। तो बोला ठीक है आप अपने मन से इसको करके बताइए। तो उसका जो मैंने उसमें एक तकिया कलाम रखा जी, मैं आपको बताता हूँ। सुनाइए। भल्ला वो जिथे होंदा है भल्ला उथे नहीं होंदा हल्ला। और वो बहुत खुश हो गए। बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स निभाए आपने बहुत सारे, एक भर्तरी करके जो आपने नाटक भी प्ले किया उसमें, तो उस नाटक के बारे में बताएं थोड़ा, क्योंकि ये अलवर की तरफ ही रास्ता जाता है और आपका उधर ही गाँव। जी हाँ, भर्तरी नाटक जो है वो अलवर का सर्वप्रिय नाटक, विवादित निर्वादित रूप से, और ग्रामीण अंचलों में सबसे ज्यादा खेला जाता है। तो और इसकी शैली भी पारसी है। तो राही जी कहने लगे, डायरेक्टर वही थे, कि ये नाटक हमें करना है, और जब पारसी शैली जहाँ आती है तो उसमें कुछ गाने का भी होता है, क्योंकि नाटक होते हैं वो गवे होते हैं, गाते के तरह। इडिपस में भी वो गाने वाले सीन होते हैं, उसमें कोरस के साथ। जी जी। इसमें खुद राजा को भी अपने डायलॉग गा के ही बोलने थे। तो अब मुझे उस वक्त बड़ा अटपटा सा लगा, मैंने कभी ऐसे गाए नहीं थे कि जैसे पिंगला सामने खड़ी है तो उसकी प्रशंसा भी करनी है तो वो गा के करनी है। खिंची है तीखी चितवन तेरे नैनों की, मैं प्यासा हूँ तेरे इन बहनों का, इस तरह से। तो मुझे अजीब सा लगता था, लेकिन फिर लगा कि एक अभिनेता के लिए शैली भी आना बहुत जरूरी है। और उस दौरान एक बहुत मजेदार घटना हुई थी। जी, क्या थी? मुझे याद है कि हम थिएटर करते हैं तो हमें सबसे बड़ा एक जो निर्देशक एक निर्देश देता है कि आपको दर्शकों की तरफ पीठ नहीं करनी। जी। तो वो तो मन मस्तिष्क में एक छपी हुई रहती है। जी। तो मेरी स्टेज पे एंट्री थी, राजा था मैं, जाहिर है। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए जिसके पास पद और प्रभाव होता है तो शरीर में अकड़ आई जाती है। जी। उसके चाल बदल जाती है, गर्दन अलग हो जाती है, रुतबा। हाँ, रुतबा। तो मैंने कहा जब ये राजा है तो इसको किसका डर है? ये क्यों तिरछा चल के जाए अपने सिंहासन तक? उसका सिंहासन रखा हुआ था स्टेज के बीच में, और उसको कहना था कि विंग्स के निकल के सीधे वहां जाइए। मैं ये तो अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। मैं सीधा गया स्टेज के बीचों बीच, पूरा 90 डिग्री घुमा, दर्शकों को पीठ दी और फिर सिंहासन पे जाके बैठा। जी। मुझे ताज्जुब हुआ कि डायलॉग पे तो मैंने हजारों बार तालियां ली है, पहली बार मेरी एंट्री पे मुझे तालियां मिली। क्या बात है। तो जाहिर सी बात है कि इतना मजेदार ये नाटक रहा है, तो चंद लाइनें हमें जो आज भी आपके जहन में हो वो सुनाएंगे इसकी? हाँ, मैं इस नाटक की नहीं सुनाऊंगा, मैं आज एक आपको नई बात सुनाऊंगा। जी, सुनाइए। मैं एक नाटक कर रहा था, सबसे बड़ा रुपया। वो मुझे लगा कि आज हमारी और आपकी जिंदगी के बहुत करीब। एक मोची जो जूतियां बना रहा है जी। और उसको किसी को एक कहानी सुना रहा है जी, और उस कहानी में जिंदगी का सारा मर्म आ जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक डायलॉग है जी। मैं तुम्हें अपने जिंदगी की शुरुआती घटना तो नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि बीज से दरख्त बनने का अरसा एक बहुत लंबा अरसा होता है। इस अरसे के दौरान दरख्त बहुत से गुनाह करता है और बहुत से गुनाह उस पर लाद दिए जाते हैं। जी।
लोग उसकी टहनियों से लटक कर खुदकुशी करते हैं तो डाकू उसके तने से सटकर लूट के माल का बंटवारा। दरख्त तो चिड़ियों को इजाजत देता है घोंसला बनाने की और सांप को उसके अंडे चुराने की। जमीन से आसमान का सफर तय करते करते हरी कोपल की खाल किस कदर मोटी और खुरदरी हो जाती है ना, इसकी भी एक अलग ही ट्रेजेडी है। वाह, तो ये डायलॉग वाह, बड़ा बेहतरीन। बहुत आपकी आवाज जो है सर जी। वो बहुत ही एक बेस वॉइस, और तो कहीं कुछ वॉइस के लिए भी आप करते हैं? इसके दो कारण हैं जी। एक तो जो मेरे जनक यानी मेरे पिताश्री स्वर्गीय हरि सिंह भागवत जी, जिनकी आवाज के सामने मैं 10% से ज्यादा नहीं हूं। क्या बात है। उनको नौकरी के दौरान भी कहा जाता था कि मोगेम्बो बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भी कुछ मुझ पे आया। दूसरा, मैंने कुछ प्राणायाम करता हूं जो रोज में, जैसे ओम का उच्चारण है, तो उसकी वजह से भी बेस मेरा बना है। तो इसी आवाज में एक और कोई आपकी पसंद का कोई गीत है तो वो सुनाएं जो कोई याद आ रहा है। देखिए, गीत के साथ मेरी बहुत ही सुखद और मजेदार यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे किशोरदा बहुत अच्छे लगते थे। हालांकि मेरी सुर लय ताल में इतना नहीं जानता जी, लेकिन मुझे गाने का शौक था। जब मैं छोटा था तो बाथरूम बंद करके खूब गाता था। घर पे पिताश्री नौकरी पे चले जाते और मैं गाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि पिताश्री जल्दी आ गए और मैं बाथरूम में घुसा नहाते हुए अपनी मस्ती में जोर जोर से गा रहा था। तो उन्होंने नॉक किया, अनिल। मैं कहा हाँ पापा। बोला बाहर एक आदमी खड़ा है। मैं क्यों? बोलो पूछ रहा है मेरा गधा अंदर कैसे आ गया। तो कोई गीत सुनाएं लेकिन जो वो हम जरूर सुनना चाहेंगे क्योंकि किशोरदा आपके पसंदीदा गायक हैं, तो उन्हीं के गानों में से चंद लाइनें। हाँ, उनका एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उन्होंने बहुत सुकून के साथ गाया है जी। गीत के बोल कुछ इस तरह से हैं। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। क्या बात है। तो क्या ये बात। गीत अच्छा, भी हाँ कहीं ना कहीं अच्छा मतलब मन को छू रहा है, लेकिन मन हाँ, को छूने की बात की जी। है ना, पत्नी का आपकी जीवन में बहुत अहम रोल रहा है। वो हमेशा आपकी सहयोगी रही हैं। किस तरीके से खास रही, क्योंकि तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल था आपके लिए थिएटर का और जॉब का, लेकिन उसमें आपकी पत्नी ने आपका बहुत साथ दिया। यही कारण है कि आज आपके बच्चों की भी अच्छी शिक्षा रही है, एक अच्छे मुकाम पर वो पहुंचे हैं। तो उनके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। मेरी पत्नी एक गृहिणी है और मैं कहता हूं गृहिणी होके वो मुझसे ज्यादा कमा रही, क्योंकि मैं समझता हूं कि घर के कामों की कीमत क्या है। जी। और आज जिस मुकाम पे मैं हूं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे पता है कि जब मैं ऑफिस से भाग के शाम को थिएटर चला जाता था या रविवार शनिवार जब छुट्टियां होती हैं तब भी मैं थिएटर कर रहा होता था, तो बच्चों के स्कूल, उनके मार्केट से सामान लाना, कॉपी किताब लाना, उनका होमवर्क करवाना, इन बातों के साथ साथ जब मैं थिएटर के लिए मेरी ड्रेसेस तैयार करके रखना, मेरी स्क्रिप्ट संभाल के रखना और मेरे हर नाटक का हर शो देखने आना और मुझे उत्साहित करना। हालांकि इस दौरान मुझे पता है कि मेरे परिवार में इतना सहयोग नहीं मिला। वो डरते थे कि कहीं मैं नौकरी छोड़ छाड़ के सिर्फ नाटक ही ना करने लग जाऊं, तो उनके मन में आशंकाएं थी। लेकिन मेरी पत्नी के मन में ये आशंका नहीं थी और वो कहती थी कि मैं हूं ना आपके साथ। ये कहते हैं परिवार का साथ होना बहुत जरूरी होता है। अब चलते चलते ये बताएं कि आपको सुप्रभात धरती द्वारी पर आकर कैसा लगा, और आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से उन लोगों को जो कि नए कलाकार बनने वाले हैं, जो थिएटर ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी हो सकता है वो कोई और काम कर रहे हो, उनका फ्यूचर कहीं और हो, लेकिन वो फिर भी थिएटर ज्वाइन करना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे कम अल्फाजों के अंदर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं मेरे उन दोस्तों से यही कहना चाहूंगा कि जो मन में है दबी हुई इच्छा उसको दबाइए मत, निकलिए। उड़ने के लिए आसमान बहुत बड़ा है, अपने पंखों पर यकीन कीजिए बस। जी बिल्कुल। और जो उड़ने की कोशिश करेंगे तो आसमान उनका ही है और जीत उन्हीं की होगी। अनिल जी, आप यहाँ आए और हमें वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और सुप्रभात धरती धुरारी में आप हमसे यूं ही मिलते रहिए, लेकिन अभी वक्त हो चुका है इजाजत लेने का, ताकि हम न्यूज रूम चल के आपको अपडेट दे सके। तो मुझे यानी राहित को और तरुण को दीजिए इजाजत और पहले सुनते हैं कबीर भजन। नमस्कार।